हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एपीएस साइंस कस्टमर में। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा है। और लास्ट वीडियो में हमने कुछ सदिश पढ़ा था, यूनिट वेक्टर और जीरो वेक्टर। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है कि अगर अपन किसी सदिश को किसी वास्तविक संख्या से गुणा करें तो क्या होता है। तो हमारा टॉपिक है सदिशों का वास्तविक संख्या से गुणा। सदिशों का वास्तविक संख्या से गुणा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय रियल नंबर। सदिशों का वास्तविक संख्या से गुणा। कोई भी सदिश है, उसे अगर अपन एक वास्तविक संख्या जो धनात्मक ऋणात्मक हो सकती है उससे गुणा करें तो क्या होता है, उसके बारे में हमें स्टडी करना है। तो सदिशों का वास्तविक संख्या से गुणा की बात करें। देखो, मान लो, माना ए कोई सदिश राशि है, ए कोई सदिश राशि है, ठीक है, तथा स्मॉल n एक वास्तविक संख्या है। ए वेक्टर कोई सदिश राशि है तथा स्मॉल n क्या है, एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो हमें सीखना है कि अगर हम एक वास्तविक संख्या को सदिश से गुणा करें तो हमें क्या मिलता है। तो सदिश से आप गुणा करोगे किसी वास्तविक संख्या को तो मिलेगा तो कोई सदिश ही। तो एक तो बात ये क्लियर हो गई कि हमें कोई सदिश मिलेगा, यानी b जो राशि होगी वो भी कैसी होगी, वेक्टर होगी। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई, जब आप किसी सदिश को वास्तविक संख्या से गुणा करते हो तो प्राप्त होने वाला भी क्या होता है, सदिश होता है, यानी b भी क्या होगा, सदिश होगा। अब बात आती है कि b की दिशा की। जैसे मान लो b का परिमाण तो यही हो जाएगा, b के हम परिमाण की बात करेंगे तो b का हमने मॉडुलस ले लिया तो इज इक्वल टू क्या हो गया, एन ए। अब n पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन हम परिमाण ले रहे हैं तो b बराबर क्या आ गया, एन ए। अब बात करें b की दिशा क्या होगी, सदिश b की दिशा क्या होगी। गुणा करने पर हमने जो सदिश मिला है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्या वो a की दिशा में होगा, क्या वो a के विपरीत दिशा में होगा। इसका डिसाइड करता है कि n कैसी राशि है। देखो, यदि n कोई धनात्मक वास्तविक संख्या है, यदि स्मॉल n कोई धनात्मक वास्तविक संख्या है, स्मॉल n का है कोई धनात्मक वास्तविक संख्या है, तो यानी n पॉजिटिव है तो बच्चों b इज इक्वल टू क्या आएगा, n। अब इसका मतलब होता है कि b की दिशा क्या होगी, a की दिशा में होगी, तो b इज इक्वल टू n हो गया, अर्थात b की दिशा, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है तो b की दिशा क्या होगी, a के अनुदिश होगी, b की दिशा a के अनुदिश होगी। b की दिशा क्या होगी, a के अनुदिश होगी। ठीक है, तो n कोई पॉजिटिव रियल नंबर है तो जो a की डायरेक्शन है वही किसी होगी, b की डायरेक्शन होगी। अब मान लो यदि n कोई ऋणात्मक संख्या हो, ऋणात्मक वास्तविक संख्या हो, यदि n कोई ऋणात्मक वास्तविक संख्या है तो n अगर नेगेटिव है
तो बच्चों b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एन ए। तो b इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का एन ए। ठीक है, n पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा b, और n नेगेटिव है तो b क्या होगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ जो b की डायरेक्शन होगी, अर्थात b की दिशा, तो माइनस केवल डायरेक्शन को बता रहा है कि b का परिमाण तो n ही रहेगा, लेकिन b की दिशा क्या होगी, a के विपरीत होगी, अर्थात b की दिशा सदिश a के विपरीत होगी। विपरीत होगी, विपरीत का मतलब क्या है, मान लो यदि मान लो a आपका ईस्ट में है, यानी पूर्व दिशा में, तो इसका मतलब क्या होगा, b का होगा, अपूर्व का विपरीत क्या होता है, वेस्ट, पश्चिम में होगा। ठीक है, मान लो अगर a आपका नॉर्थ में है तो विपरीत सदिश क्या होगा, b कहां पे होगा, b होगा साउथ में। तो विपरीत सदिश हमें मिलता है। क्लियर है। तो किसी भी सदिश को वास्तविक संख्या से गुणा करते हैं तो डिपेंड करता है कि n जो वास्तविक संख्या का चिन्ह कैसा है, परिमाण तो उस वास्तविक संख्या के गुणा के बराबर हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो दिशा है वो डिपेंड करता है कि n कौन सा है। पॉजिटिव है तो जो हमें सदिश मिलता है वो दिए गए सदिश के अनुदिश होता है, और अगर नेगेटिव है तो विपरीत दिशा में हमें मिलता है। समझ गए। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल पूर्व दिशा में लग रहा है। किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल पूर्व दिशा में कार्यरत है। ठीक है, तो सपोज करो मैंने मान लिया कि F फोर्स इज इक्वल टू कितना है, 10 न्यूटन पूर्व की ओर। ठीक है, अब मैं इसे गुणा करता हूं, सपोज करो मैं इसे गुणा करता हूं, मान लो मैंने 5 से गुणा कर दिया, 5 इंटू 10 तो कितना आएगा भाई, 50 आएगा। तो 10 न्यूटन है तो हमें न्यूटन तो मिलेगा, यानी ये भी कोई फोर्स ही मिला, तो उसको मैंने एवरेज मान लिया। एवरेज क्या मिल गया, 50 न्यूटन, क्योंकि आप 10 न्यूटन से गुणा कर रहे हो 5 को, तो बल का परिमाण 5 गुना हो गया, तो मिलेगा बल ही। तो राशि में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बल है तो बल ही रहेगा। अभी पॉजिटिव है तो 50 न्यूटन भी कहाँ लगेगा, पूर्व की ओर लगेगा। कहाँ लगेगा बच्चों, पूर्व की ओर। अगर मैं मान लो इसे -5 से गुणा करूं, -5 इंटू 10 न्यूटन, इसे मैंने F डबल डैश मान लिया, तो F डबल डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, -50 न्यूटन। तो परिमाण तो 50 न्यूटन है, लेकिन अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, 50 न्यूटन, यानी इसके माइनस का मतलब क्या होगा, पूर्व का अपोजिट, यानी किसकी तरफ, पश्चिम की ओर। समझ गए। तो दिशा का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, तो जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब हम सीखेंगे हम सदिशों को जोड़ते कैसे हैं। तो टॉपिक हमारा क्या है, सदिशों का योग। सदिशों का योग, ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। सदिशों का योग कैसे करते हैं, अब ध्यान होगा पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था, कोई भी सदिश राशि होती है उनका योग एक नियमों के हिसाब से होता है।
तो सदिशों के योग के कुछ नियम होते हैं। अपन ऐसे नहीं जोड़ सकते जैसे हम सिंपल मैथमेटिक्स में जोड़ते हैं, वो अदिश योगफल होता है। सदिशों को योग करने के, जोड़ने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ नियम हैं। तो हमारे यहाँ फिजिक्स में सदिश योग के 3 नियम हैं। पहला नियम हमारे पास है त्रिभुज का नियम। त्रिभुज का नियम, ट्रायंगुलर लॉ। और जो दूसरा नियम है समांतर चतुर्भुज का नियम, ये इसी तरह नाम है इनका, समांतर चतुर्भुज का नियम। पहला नियम क्या है? त्रिभुज का नियम, ट्रायंगुलर लॉ। समांतर चतुर्भुज का नियम, और तीसरा नियम है बहुभुज का नियम। तीसरा नियम क्या है भाई? बहुभुज का नियम। तो ये 3 नियम हमारे पास है, इनको अपन स्टडी करेंगे। पहला क्या है? त्रिभुज का नियम, दूसरा है समांतर चतुर्भुज का नियम, और तीसरा क्या है बच्चों? बहुभुज का नियम। तो मैं फर्स्ट ले रहा हूं सबसे पहले त्रिभुज का नियम। इसको हम समझेंगे कि त्रिभुज का नियम क्या होता है, किस तरह हम जोड़ते हैं। तो ट्रायंगुलर लॉ क्या होता है? सदिशों के जोड़ने का, उसको हम स्टडी करें। ट्रायंगुलर लॉ, त्रिभुज का नियम क्या होता है? अब देखो त्रिभुज का नियम है, त्रिभुज की बात यहाँ हो रही है, त्रिभुज ही हम यूज करते हैं। तो त्रिभुज का नियम क्या कहता है? त्रिभुज का नियम क्या कहता है कि सपोज करो हमारे पास 2 वेक्टर है, मान लो एक सदिश ये रहा, इसको मैंने बोल दिया पी वेक्टर, ठीक है। ये परिमाण और दिशा इसकी हमने बता दी, ये इसका परिमाण है और एरो क्या बता रहा है? इसकी दिशा बता रहा है। मान लो दूसरा सदिश हमारे पास ये रहा, इसको मैंने बोल दिया क्यू वेक्टर। क्या बोल दिया? क्यू वेक्टर। तो 2 अलग अलग वेक्टर मेरे पास, अलग अलग परिमाण, अलग अलग दिशा हमारे पास है। ये इसका टेल, ये इसका हेड, ये इसका टेल, ये इसका हेड। तो मुझे बताओ कि अगर अपन इन दोनों सदिशों को किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप देखोगे कि सदिश P के हेड को मैं सदिश Q के टेल से ज्वाइंट कर दूं, किसी भी सदिश को हम स्पेस में कहीं भी बना सकते हैं। किसी भी सदिश को बिना उसके परिमाण और दिशा को परिवर्तित किए बिना हम कहीं भी बना सकते हैं। P को मैं यहां भी बना सकता हूं, P को मैं यहां भी बना सकता हूं, कहीं भी बना सकते हैं। तो किसी भी सदिश को समष्टि में, स्पेस में कहीं पर भी स्थानांतरित किया जा सकता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि क्या इस 2 सदिशों को P और Q को हम किसी त्रिभुज की 2 क्रमागत भुजाएं बना सकते हैं, तो आप क्या कहोगे? सर P का हेड और Q के टेल को हम कंबाइंड कर दे। तो जैसे मान लो ये हो गया P वेक्टर, और ये क्या हो गया बच्चों? Q वेक्टर। तो ये बिल्कुल 2 भुजाएं हैं त्रिभुज, क्योंकि इसको मिलाते ही इसको मैं नाम दे दूं OAP। तो देखो P की दिशा OA की तरफ है, B की दिशा AB की तरफ है। तो ये बिल्कुल क्रमागत भुजाएं हैं, O से A, A से B। तो इन दोनों सदिशों को मिलाकर हम त्रिभुज की 2 क्रमागत भुजाएं बना सकते हैं। तो त्रिभुज का नियम क्या कहता है कि इनको बंद करने वाली तीसरी भुजा यानी OB, लेकिन विपरीत क्रम में, ये इनका परिणामी सदिश होगा R वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। ये परिणामी सदिश को शो करेंगे। तो 2 सदिश हैं P और Q, वो परिमाण एवं दिशा में किसी त्रिभुज की 2 क्रमागत भुजाओं को शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो त्रिभुज की तीसरी भुजा जो है, त्रिभुज को बंद करने वाली तीसरी भुजा विपरीत क्रम में, क्रम कैसे चल रहा है? O से A गए, A से B गए। अब क्रम तो B से O होता, लेकिन नियम ये कहता है कि आपको चलना है O से B, तो विपरीत क्रम में किसको शो करेगा? परिणामी सदिश को बताएगा। तो R इज इक्वल टू क्या हो गया? P प्लस Q। तो क्या लिख सकते हैं हम त्रिभुज के नियम में? देखो इस नियमानुसार यदि 2 सदिश परिमाण एवं दिशा में,
किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को यदि दो सदिश परिमाण एवं दिशा में, ना तो परिमाण बदलना चाहिए ना दिशा बदलनी चाहिए, तो यदि दो सदिश परिमाण एवं दिशा में किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को व्यक्त करें तो त्रिभुज को बंद करने वाली अंतिम भुजा विपरीत क्रम में परिणामी सदिश को व्यक्त करेंगी। ठीक है, ये त्रिभुज का नियम है, समझ गए। तो यदि दो सदिश परिमाण एवं दिशा में किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को व्यक्त करें तो त्रिभुज को बंद करने वाली तीसरी भुजा जो होती है, अंतिम भुजा जो होती है, वह विपरीत क्रम में परिणामी सदिश को क्या करेंगी, व्यक्त करेंगी। तो एक सदिश P OA को शो कर रहा है, Q AB से शो हो रहा है, तो जो OB है वो क्या होगा, परिणामी सदिश होगा, जिसकी दिशा क्या होगी, O से B की ओर। तो हम क्या लिख सकते हैं कि परिणामी सदिश हम क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू P प्लस Q। ठीक है बच्चों, ये हमने जोड़ दिया इसको, ये सदिश रूप में है, R इज इक्वल टू P प्लस Q। समझ गए। तो ये सदिश को जोड़ने का पहला और इंपॉर्टेंट नियम है त्रिभुज का नियम। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड जो हम लेते हैं, दूसरा नियम कौन सा था, समांतर चतुर्भुज का नियम। सेकंड जो हमारे पास है, समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज का नियम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है बच्चों, समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है कि यदि दो सदिश किसी समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं को व्यक्त करें, पहले तो क्या था कि त्रिभुज के नियम में त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यक्त करें, तो कह रहे हैं दो सदिश आपके पास है, सदिश P और सदिश Q, कि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं को व्यक्त करें। ठीक है, दो आसन भुजाओं को व्यक्त करें, तो बच्चों इसके कटान बिंदु से गुजरने वाला जो विकर्ण बनेगा वो क्या होगा, परिणामी सदिश होगा R। समझ गए। ये आसन भुजाएं हैं, कटान बिंदु एक ही होना चाहिए। तो यदि दो सदिश किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं को व्यक्त करें तो उन दोनों भुजाओं के कटान बिंदु से, प्रतिच्छेदी बिंदु से गुजरने वाला जो विकर्ण होगा वो किसको बताएगा, परिणामी सदिश को व्यक्त करेगा। तो यहां R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, P प्लस Q। ठीक है, तो कैसे भी ले सकते हैं आप, ऐसे भी ले सकते हैं कि मान लो हमने इस तरह ले लिया, यहां आसन भुजाएं हो गई, तो परिणामी ये होगा, विकर्ण होगा परिणामी सदिश। समांतर चतुर्भुज आप जानते हो, हमने इस तरह बना दिया मैंने, मान लो ये हो गया P, ये क्या हो गया Q वेक्टर, ये विकर्ण हो गया ना, ये तो विकर्ण क्या होगा, ये R वेक्टर। समझ गए।
तो समांतर चतुर्भुज में क्या है कि अगर दो सदिश किसी समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं को व्यक्त करें, आसन भुजाएं, ठीक है, तो उनके कटान बिंदु से गुजरने वाला जो विकर्ण है वही किसको शो करेगा, परिणामी सदिश को व्यक्त करेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि इस नियमानुसार यदि दो सदिश किसी समांतर चतुर्भुज की समांतर आप जानते हो ना कि भाई ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो ये दो सदिश किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं को व्यक्त करें, यदि दो सदिश किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं को व्यक्त करें तो क्या होगा, तो उनके कटान बिंदु से इंटरसेक्शन पॉइंट, तो उनके कटान बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण परिणामी सदिश को व्यक्त करेगा। कटान बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण क्या होगा बच्चों, परिणामी सदिश होगा, ठीक है, परिणामी सदिश को व्यक्त करेगा। तो परिणामी सदिश क्या होता है, आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू, ये होता है परिणामी सदिश। वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू, ये होता है परिणामी सदिश। तो हम सदिश रूप में निकले, आगे अपन परिमाण भी निकालेंगे। तो ये हमारा सेकंड था समांतर चतुर्भुज का नियम। तो थर्ड नियम पे आते हैं। दो नियम हमने पढ़ लिए हैं, त्रिभुज का नियम और समांतर चतुर्भुज का नियम। तो बच्चों अभी तक हमने जो नियम पढ़े हैं उसमें दो ही सदिश थे कि हम दो सदिशों का परिणामी निकाल सकते हैं। अब जो नियम है वो दो से अधिक सदिशों के लिए भी है। तो तीसरा हमारा नियम है बच्चों बहुभुज का नियम। बहुभुज का नियम, पॉलीगॉन। लॉ ऑफ पॉलीगॉन। बहुभुज का नियम क्या कहता है कि मान लो अगर दो से अधिक सदिश आपके पास है, लेकिन वो कुछ इस प्रकार से सपोज करो, और एक सदिश ऐसे है, इसको मैंने मान लो P मान लिया, एक मान लो ऐसे दे दिया आपको, ये मान लो Q है, एक मान लो इस तरह है आपके पास, और इसको मैंने S मान लेता हूं। R तो परिणामी सदिश को शो करेंगे, तो मैंने S मान लिया, ठीक है, क्लियर है। और एक मान लो आपके पास ऐसे दिया हुआ है, इसको मैंने मान लो T वेक्टर मान लिया। कितने सदिश हो गए, 4। तो अगर हम सबको मिला दें, देखो तो ये बहुभुज का बनेगा, ना तो परिमाण बदलना चाहिए ना दिशा बदलनी चाहिए। ये हो गया देखो P वेक्टर, ये क्या हो गया बच्चों Q वेक्टर, समझ रहे हो। और ये हो गया कितना, ये हो गया आपके पास, ये देखो इसको मैं ऐसे बना दूं S वेक्टर, ये हो गया क्या S वेक्टर, और ये क्या हो गया T वेक्टर। तो ये बहुभुज बना कि नहीं बना, ना तो हमने दिशा बदली ना परिमाण बदला, ठीक है। तो अब ये जो बहुभुज को बंद करने वाली अंतिम भुजा है विपरीत क्रम में, ये किसको बताएगी, परिणामी सदिश को बताएगी। हरी बात समझ, ये परिणामी सदिश को शो करेगी। तो बहुभुज कैसे भी बन सकता है, तो देखो बिल्कुल त्रिभुज के जैसा ही है। तो क्या लिख सकते हैं, देखो यदि दो से अधिक सदिश हो तो हम इस नियम को यूज कर सकते हैं, क्योंकि दो के लिए त्रिभुज का नियम है हमारे पास।
तो यदि दो से अधिक सदिश किसी बहुभुज की, इसको देखो ऐसे भी लिखना चाहिए, यदि दो से अधिक सदिश परिमाण एवं दिशा में, परिमाण एवं दिशा में, परिमाण एवं दिशा में किसी बहुभुज की क्रमागत भुजाओं को, किसी बहुभुज की क्रमागत भुजाओं को व्यक्त करें, किसी बहुभुज की क्रमागत भुजाओं को व्यक्त करें। ओके बच्चों, तो यदि दो से अधिक सदिश परिमाण एवं दिशा में किसी बहुभुज की क्रमागत भुजाओं को व्यक्त करें, तो अब बहुभुज को जो बंद करने वाली अंतिम भुजा है, तो बहुभुज को बंद करने वाली, तो बहुभुज को बंद करने वाली अंतिम भुजा, अंतिम भुजा विपरीत क्रम में, विपरीत क्रम में किसको शो करेगी? परिणामी सदिश को व्यक्त करेगी। देखो ये बहुभुज की क्रमागत भुजाएं हो गई, पी क्यू एस टी, ये क्रमागत भुजाओं को व्यक्त कर रहे हैं सदिश। तो ये वाली जो भुजा है आर वेक्टर को शो करेगी विपरीत क्रम में। तो बहुभुज को बंद करने वाली अंतिम भुजा विपरीत क्रम में परिणामी सदिश को व्यक्त करेगी, परिणामी सदिश को व्यक्त करेगी। ठीक है बच्चों, तो इसको वैसे भी सीख सकते हैं। देखिए इसे मान लो ये मेरे पास कोई बहुभुज है, ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने ओ ए बी सी डी और ए। तो ये मेरे पास कोई बहुभुज है, क्लियर है? ओके, अब मान लो ओ ए जो सदिश है वो मान लो पी वेक्टर है, ए बी को शो कर रहा है मान लो क्यू वेक्टर, बी सी को शो कर रहा है मान लो एस वेक्टर, सी डी को शो कर रहा है मान लो टी वेक्टर, और इसे मैं मान लेता हूं यू वेक्टर। तो अब मान लो ये मेरे पास कितने सदिश है? 1 2 3 4 5 सदिश परिमाण एवं दिशा में किसी बहुभुज की क्रमागत भुजाओं को व्यक्त कर रहे हैं। तो ये बहुभुज को बंद करने वाली अंतिम भुजा जो है ये परिणामी सदिश को व्यक्त करेगी आर। ठीक है, तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर मान लो हम ओ से लेकर बी को मिलाए, देखो ओ ए ए बी, ओ ए और ए बी ये त्रिभुज की क्रमागत भुजाएं हैं। तो त्रिभुज के नियम से पी और क्यू का परिणाम ये होगा, ये डायरेक्शन होगी। तो क्या हो गया बच्चों? पी प्लस क्यू। ठीक है ना, पी और क्यू का परिणाम हो गया ओ बी। किसके नियम से? त्रिभुज के नियम से। हम लिख भी सकते हैं, देखो त्रिभुज नियम से, त्रिभुज नियम से क्या लिख सकता हूं कि ओ बी वेक्टर ये हो गया विपरीत क्रम वाला, तो क्या हो जाएगा? ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। ठीक है, ओ ए का मतलब पी वेक्टर और ए बी का मतलब क्यू वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई? पी प्लस क्यू। ठीक है, अब देखो अब ये ओ बी और बी सी क्रम में हो गया, तो पी प्लस क्यू और एस का परिणाम ये होगा। क्लियर है? ये पी प्लस क्यू ओ बी को शो कर रहा है और ये एस बी सी को शो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं P प्लस क्यू और S का परिणामी क्या होगा? OC। तो हम दोबारा लगाए त्रिभुज, त्रिभुज OBC में ये कौन सा था? ये था त्रिभुज OAB में। तो त्रिभुज OBC में त्रिभुज नियम आप लगाओगे तो क्या होगा? देखो OBC में त्रिभुज नियम से, त्रिभुज नियम से तो OC, क्योंकि OB और BC तो हो गए क्रमागत और OC होगा विपरीत क्रम में, तो OC वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? OB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। ठीक है, तो यहां से हमें जो OC की वैल्यू मिल रही है, O से C की डायरेक्शन में जो सदिश मिलेगा वो क्या मिलेगा? P प्लस Q प्लस S, ये मिल गया OC वेक्टर।
ई प्लस क्यू प्लस एस। तो ये हो गया मेरे पास ओ सी, दैट इज पी प्लस क्यू प्लस एस। ठीक है, और तो ये ओ सी और सी डी, फिर त्रिभुज का नियम लगा दे तो ये देखो ये होगा परिणामी ओ सी सी डी, ये क्रम बन गया विपरीत क्रम में। तो अब त्रिभुज हम कौन सा ले रहे हैं, त्रिभुज ओ सी डी में, फिर लगाओ त्रिभुज का नियम, त्रिभुज नियम से ओसीडी में त्रिभुज नियम से, तो ओडी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ओडी वेक्टर इज इक्वल टू ओसी वेक्टर प्लस सीडी वेक्टर। ठीक है, ओडी वेक्टर इज इक्वल टू ओसी वेक्टर प्लस सीडी वेक्टर। तो यहां से जो ओडी वेक्टर होगा, ओसी वेक्टर का मतलब आप देख रहे हैं पी प्लस क्यू प्लस एस प्लस सीडी कितना है, टी वेक्टर। तो भाई क्या बचो, ओडी। अब तो आपको दिख रहा है ओडीई, तो ये हो गया परिणामी। तो कौन सा बचा, त्रिभुज ओ डी ई में लगाओ त्रिभुज नियम, त्रिभुज नियम से ओडीई में, ओडीई में त्रिभुज नियम से क्या होगा कि ओ ई, ये हो गया विपरीत क्रम वाला, तो ओडी प्लस डीई, तो ये हो गया बच्चों ओडी प्लस डीई इज इक्वल टू क्या हो गया, ओई वेक्टर, यानी आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ओडी कितना है, ओडी हमारे पास ये लिखा हुआ है मैंने P प्लस क्यू प्लस एस प्लस टी, और डी कितना है, यू वेक्टर। तो यू हो गया हमारा बहुभुज के नियम से परिणामी सदिश। क्लियर है, तो ये हमने तीनों नियम बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। दिस इज पॉलीगॉन लॉ, बहुभुज का नियम। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि किसी भी सदिश को हम वास्तविक संख्या से गुणा करते हैं तो जो सदिश मिलता है वो उतने गुना बढ़ जाता है उसका परिमाण, और दिशा डिपेंड करती है कि जो संख्या है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो गुणा करने के बाद जो हमें सदिश मिलता है वो उसी की दिशा में होता है, और नेगेटिव होने पर विपरीत दिशा में होता है। फिर हमने सीखा सदिशों का योग करने के, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, तीन नियम हमने पढ़े, त्रिभुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम और बहुभुज का नियम। ठीक है, नेक्स्ट हम इस परिणामी सदिश का परिमाण निकालना सीखेंगे अगले वीडियो में। तो आप वीडियो देखते रहें, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।